हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक हूँ द फूल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ हम MBPSC मेंस के इकोनॉमी वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सब्सिडी को देखा था, सब्सिडी के बारे में देखा था और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को भी देखा था। आज इस लेक्चर में हम खाद्य सुरक्षा को देखेंगे और देखेंगे लोक वितरण प्रणाली को, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS कहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है सबके लिए एक खाद्य सुरक्षित हो जाए, यानी कि सभी को जो खाद्य है यानी कि भोजन जो है, खाना जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और सही समय पे मिल जाए। इसको अगर एक लाइन में परिभाषित रूप से देखें तो सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी को सभी समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है सक्रिय व स्वस्थ जीवन हेतु सभी को सभी समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना। मतलब सभी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी समय, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने भोजन उपलब्ध करा दिया, ऐसा नहीं, हर बार सभी समय में जो पर्याप्त मात्रा में भोजन है वो उपलब्ध कराना। तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी। अब हम देखते हैं इस फूड सिक्योरिटी के कुछ आयाम हैं, कुछ डायमेंशंस हैं। WHO ने इसके 3 मुख्य आयामों को निर्धारित किया है, जैसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। अगर आपको फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम को चलाना है या फूड सिक्योरिटी को निर्धारित करना है, खाद्य सुरक्षा को निर्धारित करना है, तो आपके पास खाद्य पदार्थ की उपलब्धता होनी चाहिए, आपके पास खाद्य पदार्थ होना चाहिए। अगर आपके पास खाद्य पदार्थ नहीं होगा तो आप कैसे लोगों को खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन उपलब्ध करा पाएंगे? दूसरा है खाद्य पदार्थ तक लोगों की पहुंच। सरकार ने अगर मान लीजिए बहुत सारा खाद्य पदार्थ उपलब्ध भी कर लिया या अपने स्टोर्स में स्टोर करके रख लिया और वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है या लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण आयाम है वो है खाद्य पदार्थों तक लोगों की पहुंच। उसके बाद तीसरा जो आयाम है वो है समुचित उपभोग। समुचित उपभोग का मतलब है यहाँ पर, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो गरीब है, जो बहुत ही निचले तबके में है, तो उनके लिए सरकार ने 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया है। लेकिन अगर मान लीजिए उनकी स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो, इतनी ज़्यादा गंभीर हो कि उनके पास 2 रुपये भी ना हो प्रति किलो गेहूं खरीदने के लिए या चावल खरीदने के लिए, तो कैसे स्थिति होगी? ये बहुत ही और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाएगी। तो सरकार को सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में लोगों को लाना होगा कि वो कम से कम समुचित उपभोग की स्थिति में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें एक चौथा आयाम भी है जो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन AFO ने जोड़ा है, वो है स्थिरता। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सरकार कर तो ले, लेकिन ऐसे कार्यक्रम भी करे या इस प्रकार से करे कि इन कार्यक्रमों में स्थिरता बनी रहे, यानी कि खाद्य उपलब्ध है तो वो हमेशा के लिए बना रहे, लगातार बना रहे। लोगों तक पहुंच, अगर वो पहुंच पा रहा है तो हमेशा पहुंचता रहे। ऐसा नहीं कि आपने आज पूरा जोर लगा दिया, लोगों तक खाद्य उपलब्ध करा दिया, या आज या 1 महीने तक आपने लोगों को तो खाद्य या सामग्री उपलब्ध करा दी और फिर उसके बाद ये चीज़ रुक गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है खाद्य सुरक्षा और उसके आयाम। अब हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा संबंधित पहलुओं के बारे में। खाद्य सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो खाद्य सुरक्षा के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक है मात्रात्मक पहलू और दूसरा है गुणात्मक पहलू। मात्रात्मक पहलू का मतलब है कि खाद्य सुरक्षा जो है, जो खाद्य है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, और गुणात्मक पहलू का मतलब है कि जो खाद्य उपलब्ध हो रहा है वो हमारे काम का भी होना चाहिए। मतलब कि जो जिसको हम कहते हैं पर्याप्त पोषण आहार उसमें होना चाहिए, पर्याप्त पोषण तत्व उसमें उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खूब सारा चावल लिया और सबको सिर्फ चावल ही चावल बांट दिया, और जो गरीब है, जो लोग हैं, उनको सिर्फ एक ही प्रकार का पोषण मिल पा रहा है, या आप इस प्रकार के अनाजों का वितरण कर रहे हैं या लोगों तक दे रहे हैं
जो उनके जो पोषण आहार है, जो पोषण संबंधी उनकी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये था आपका मात्रात्मक और ये था आपका गुणात्मक। अब मात्रात्मक को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब इस प्रकार के खाद्य सुरक्षा संबंधी जो पहलू हैं, जो इस प्रकार की जो खाद्य सुरक्षा है, इसको देश में लाने के लिए जो सरकार है उसने कई सारी नीतियां अपनाई, कई सारी योजनाओं को बनाया। जैसा कि अगर मैं बात करूं मात्रात्मक पहलू की, तो मात्रात्मक पहलू पर सरकार ने क्या काम किया कि जब से ये खाद्य नीति देश में आई, तब से सबसे पहले हमने क्या काम किया कि हमने ऐसी नीतियों को बनाया कि हम खाद्य पदार्थ पर आत्मनिर्भर हो जाएं। यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूँ, दाल, चावल, तेल, तो ये सारी चीज़ें हमें बाहर से ना लानी पड़े। हमारे किसान इतने सक्षम हो जाएं कि वो स्वयं यहाँ पर खाद्य पदार्थ या देश की जो खाद्य मांग है उसे पूरा कर सकें। इसी कार्यक्रम में तीसरा जो पंचवर्षीय योजना थी, जो 1961 से 1966 तक चली, इस पर काम किया गया। उसके बाद 1970 में हमने देखा हरित क्रांति आई, और फिर हरित क्रांति के माध्यम से हमारे किसानों ने इतना खाद्य उत्पादन किया कि आज जो भारत है वो खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर बन गया है। अगर मैं गुणात्मक पहलू की बात करूं, तो गुणात्मक पहलू में हमने देखा कि गुणात्मक पहलू के लिए क्या आवश्यकता है कि खाद्य पदार्थ तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरा होना चाहिए। अगर इस संबंध में हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो तीसरा हुआ था वर्ष 2005 और 6 में, उससे कुछ संबंधित आंकड़ों को देखें, तो उसमें कहा गया कि जो 3 वर्ष से कम के 46% बच्चे हैं और 6 वर्ष की आयु तक के जो 49% बच्चे हैं, वो कैसे हैं, वो कुपोषित हैं। उसके बाद इसी सर्वे में कहा गया कि जो 56% बच्चे हैं वो टीकाकरण से बाहर हैं, और 97% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें विगत 6 माह में विटामिन ए या कोई भी विटामिन ए का कोई भी डोज नहीं लिया गया है। इसी सर्वे में कहा गया कि जो विवाहित महिला हैं उनमें से 33% ऐसी महिला हैं जिनके अंतर्गत लौह अपर्याप्तता यानी कि आयरन की उनमें कमी पाई गई, और 58% ऐसी महिला थी जो एनीमिया से ग्रसित थी। एनीमिया भी उसी से होता है, मतलब आयरन की कमी जब हो जाती है महिलाओं में तो एनीमिया से ग्रसित हो जाती हैं। फिर उसी के साथ जो विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम है उसके अनुसार जो विश्व के 50% भूख ग्रसित लोग हैं या भूख से ग्रस्त लोग हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। भारत देश की अगर मैं बात करूं तो भारत देश की 35% जनसंख्या यानी कि अगर हम 1.25 करोड़ हो गए हैं, तो ये करीब 40 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो खाद्य असुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उन्हें खाद्यान्न सुरक्षा नहीं मिलती है। और इसी के साथ जो न्यूनतम अनिवार्य ऊर्जा है, यानी कि उन्हें काम करने के लिए, एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है, वो भी 80% से भी कम है। देश में 15 से 49 वर्ष की आयु के मध्य जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें से 10 में से 9 महिलाएं जो हैं वो या तो कुपोषित हैं या फिर उन्हें खून की या रक्त की कमी पाई गई है। और ये जो रक्त की कमी पाई जाती है, तो भारत में जितने भी शिशु जो जन्म के बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है या वो मृत पैदा होते हैं, तो ऐसे शिशुओं में से देखा गया है कि जो 20% शिशु हैं वो ऐसे ही माताओं से हैं जिनमें रक्त की कमी रही हो गर्भावस्था के दौरान। अगर विश्व की में देखा जाए तो विश्व में जो कम वजन वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनमें वज़न कम पाया जाता है, उम्र के हिसाब से उनका वज़न नहीं है, तो ऐसे बच्चे 1/3 बच्चे जो हैं वो हमारे भारत में हैं। जिसमें सबसे अधिक जो कम वज़न वाले बच्चे हैं वो आपको हमारे मध्य प्रदेश में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, मेघालय और उत्तर प्रदेश इनमें भी इस सूची में भी अपना नाम रखते हैं। अब आपने देखा कि कितनी सारी हमारे यहाँ कमियां हैं, कितने सारे दोष हैं, तो इन सब को पूरा करने के लिए सरकार ने
कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए, जैसे कि आपने देखा होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम राशन की दुकानें कहते हैं, जहां से आपको सस्ते दाम पे राशन मिल सकता है, सस्ते दामों पर आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद सरकार के द्वारा समेकित बाल विकास योजनाएं चलाई गई, देखा होगा आपने, महिलाओं को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बालिकाओं को, किशोरियों को सरकार विटामिन की गोलियां उपलब्ध कराती है, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराती है। तो ये सारे कार्यक्रम इस परियोजना के तहत किए जाते हैं। उसके बाद मध्याह्न भोजन, इसके बारे में आपने सुना होगा, मिड डे मील जिसको कहते हैं। मिड डे मील के माध्यम से भी जो कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, सरकार उन्हें पर्याप्त पोषण और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि खाद्य सुरक्षा क्या है और ये खाद्य सुरक्षा हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है और सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। अब हम आगे चलते हैं। अब इस खाद्य सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए, ये खाद्य सुरक्षा देने के लिए, सभी को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो क्या है? वो है आपके राशन की दुकान। वहाँ पे आपने देखा होगा सरकार ने लगभग हर जगह आपको राशन की दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पर सभी को, और जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उसको सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी को ही हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या इसे लोक वितरण प्रणाली भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस सिस्टम भी कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर देखें तो कुछ आवश्यक खाद्य व गैर खाद्य वस्तुओं का उचित मूल्य की दुकान पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराना, यही क्या है? आपकी लोक वितरण प्रणाली है। यानी कि लोगों की जो आवश्यक सामग्रियां हैं, जिसमें से कुछ खाद्य भी हो सकती हैं, कुछ गैर खाद्य भी हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो दुकानें होती हैं, यहाँ पर आपको मिट्टी का तेल वगैरह भी उपलब्ध कराया जाता है। अब तो सरकार, हालांकि मिट्टी का तेल अब काफ़ी कम ही हो गया, क्योंकि सरकार ने जो सस्ते सिलेंडर हैं वो उपलब्ध कराए हैं उज्ज्वला योजना के तहत। तो इस प्रकार से हमने देखा, जब सरकार उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से खाद्य और गैर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है, तो ये क्या कहलाता है? पीडीएस यानी कि लोक वितरण प्रणाली। अब ये कैसे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये भी एक क्या है? एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। अगर इसके मंत्रालय की बात करूं तो उपभोग मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय जो है वो इसके अंतर्गत ये आती है। उद्देश्य की बात करूं तो गरीबों हेतु सब्सिडी तथा उचित मूल्य पर खाद्य व गैर खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। इसे 1 जून 1997 से प्रभावी किया गया। 1 जून 1997 को 2 वर्ग बनाए गए, एक बनाया गया बीपीएल और दूसरा बनाया गया एपीएल। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे हो, और एपीएल यानी अबो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा के ऊपर हो। तो कौन गरीबी रेखा के नीचे आएगा और कौन गरीबी रेखा के ऊपर रहेगा, अलग अलग बार अलग अलग इनके जो क्राइटेरिया हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप जब भी इसको पढ़ें तो जो करंट वाला अपडेट है वहाँ से ले लीजिएगा कि अभी जो क्या सीमा है, जिसके ऊपर वाले जो लोग हैं वो एपीएल में आते हैं और जिसके नीचे वाले जो लोग हैं वो बीपीएल में आते हैं। हाँ, और देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अलग परिभाषा है और शहरी क्षेत्रों में इसकी अलग परिभाषा है। तो इसको भी आप देखिएगा। आपने जो हमारे जो करंट अफेयर्स वाले जो सेक्शन है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वर्ष 2000 में की बात करूं तो वर्ष 2000 में एक नया वर्ग बनाया गया जिसे निर्धनतम वर्ग कहा गया। इसके लिए फिर सरकार ने, मतलब गरीबों में भी गरीब, जिसके लिए फिर सरकार ने अंत्योदय योजनाएं लाई। अंत्योदय का मतलब होता है बिल्कुल जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा हो, यानी गरीब से भी गरीब हो, उसका भी उदय हो, उसको भी सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए। चलिए अब हम देखते हैं लोक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसके उद्देश्यों के बारे में। सबसे पहला है गरीबों हेतु सब्सिडी तथा
उचित मूल्य पर खाद्य व गैर खाद्य वस्तुओं का उपलब्ध कराना, जैसे कि हमने पहले भी देखा। फिर उपभोक्ताओं को सस्ते व रियायती कीमतों पर वस्तुओं का उपलब्ध कराना। जो भी उपभोक्ता हैं उनको सस्ते और रियायती कीमतों पर जो वस्तुएं हैं वो लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर है उपभोक्ताओं को बाज़ार में वस्तुओं की बढ़ती कीमत से बचाना। इसका मतलब है जो वस्तुओं की कीमतें बाज़ार में बढ़ रही हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत महंगी है तो सरकार क्या करती है, उसे उचित मूल्य की दुकानें कौन सी है, यानी कि हमारी जो राशन की दुकानें हैं उनके माध्यम से वो उपलब्ध कराती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी टमाटर या प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार क्या करती है, उनको राशन की दुकान के माध्यम से उपलब्ध करा देती है। चीनी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर सरकार क्या करती है, उन्हें राशन की दुकान के माध्यम से उपलब्ध करा देती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार उपभोक्ताओं को बाज़ार की बढ़ती जो कीमत है उनसे सरकार बचा देती है। फिर है जनसंख्या के न्यूनतम पोषण की स्थिति को बनाए रखा जा सकता है इसके माध्यम से। न्यूनतम पोषण की अगर बात करूं तो जब हमने खाद्य सुरक्षा के बारे में देखा था तो हमें भरपेट भोजन तो मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर हमें पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, हमारा मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो आवश्यक न्यूनतम पोषक तत्व हैं उनको बनाए रखने के लिए भी सरकार इस लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध कराती है, खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराती है। अगला देखते हैं, लाभार्थियों को मूल्य की अस्थिरता एवं मुद्रास्फीति के दबाव से बचाना। आपने देखा होगा जैसा कि हमने पढ़ा था कि मूल्य जो होते हैं मार्केट में वो क्या होते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। वस्तुओं की चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई, मांग और उत्पादन के ऊपर निर्भर करती है। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई का बढ़ना, तो ऐसे लाभार्थी जो महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते या निचले तबके के लोग हैं या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनको जो सरकार है इस प्रणाली के माध्यम से सस्ते दरों पर, किफ़ायती दरों पर जो खाद्य है, जो आवश्यक सामग्री है वो उपलब्ध कराती है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाता है, खास तौर से, विशेष तौर से जो निर्धन लोग हैं, जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। फिर इस प्रणाली के माध्यम से या इस प्रणाली का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं जो देश में गरीबी उन्मूलन है, जो देश में कुपोषण है, स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको या उनसे निपटने में भी ये जो प्रणाली है बहुत मददगार साबित होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं लोक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली, ये किस तरह से काम करता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं। पहला है केंद्र सरकार, फिर दूसरा है हमारा FCI जिसको हम भारतीय खाद्य निगम कहते हैं, और फिर है हमारा राज्य सरकार। केंद्र सरकार देखते हैं, केंद्र सरकार की क्या कार्यप्रणाली है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार खाद्यान्न को यानी खाद्य पदार्थों को खरीदती है, उनका भंडारण करती है, उनका परिवहन करती है, उनका जो थोक आवंटन है वो केंद्र सरकार करती है। इसके अलावा जो राज्य हैं उनको खाद्य पदार्थ उपलब्ध भी कराती है। उसके बाद आता है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की बात करूं तो भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण जो है उसका प्रबंधन देखती है। जो प्रणाली है उसमें खाद्यान्न को उपलब्ध कराना इसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो बफर स्टॉक होता है यानी कि स्टॉक बना के जो रखा जाता है उसका भी प्रबंधन कौन करता है, भारतीय खाद्य निगम। उसके बाद खाद्यान्न वितरण और उसकी बिक्री किस प्रकार होगी, ये सारे कार्य भारतीय खाद्य निगम के निगरानी में होते हैं। अब हम देखते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार खाद्य वितरण को सुनिश्चित करती है। जो भारतीय खाद्य निगम है वो सार्वजनिक वितरण को देखती है, और जो राज्य सरकार है वो जो खाद्य पदार्थ है उसका जो वितरण है उसको सुनिश्चित करती है, यानी कि वो सुनिश्चित करती है कि ये जो खाद्य पदार्थ है ये लाभार्थियों तक पहुँचे। इसके लिए जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, जो उचित मूल्य की दुकानें हैं यानी जो
राशन की दुकानें हैं उनके लिए डीलर्स का चयन करती है, उनको वो दुकान आवंटित करती है। इसी क्रम में या इसी कार्य हेतु जो लाइसेंस होते हैं वो जारी करती है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से लाभार्थियों तक उनकी आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचेंगी, इसके लिए जो मापदंड है वो निर्धारित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लोक वितरण प्रणाली की कमियां या इसकी आलोचना। देखते हैं इस पूरी प्रणाली में क्या कमियां हैं। सबसे पहला है कि इससे जो गरीब हैं उनको एक सीमित लाभ, एक सीमा तक ही लाभ दिया जाता है। जैसा कि सरकार जो है वो निर्धारित कर देती है कि किसी परिवार को आप सिर्फ 35 किलो ही प्रति माह मिलेगा या 5 किलो ही प्रति माह मिलेगा। तो उससे अब होता ये है कि अगर मान लीजिए किसी परिवार, कोई बड़ा परिवार है या परिवार में ज़्यादा लोग हैं या उनकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो ये एक इस प्रणाली की कमी है। फिर है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता की बात करूं तो हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर हर एक प्रदेश की जो खाद्य संबंधी आवश्यकताएं हैं वो अलग है, खान पान की जो संस्कृति है वो भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ की जो मांगे हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। इस प्रणाली के तहत जो राशन की दुकानें वगैरह स्थापित होती है, कहा जाता है कि ये जो है ये मुख्य रूप से शहरों तक ही पहुंच पाती है, गांवों तक या पिछड़े इलाकों तक इस प्रकार की जो राशन की दुकानें हैं वो नहीं पहुंच पाती है। अगर मैं राशन तक लोगों की पहुंच की बात करूं या खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच की बात करूं तो ये 2011 या 12 का डाटा है जो आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसमें देखिए कि इसमें कहा गया है कि लगभग जो 46.7% है पूरे खाद्यान्न का वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो जो ये नागालैंड और मणिपुर वाला इलाका है वहाँ पर 75% से अधिक जो खाद्यान्न है वो लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ शहरों तक सीमित है और ये ग्रामीणों तक या पिछड़े इलाकों तक ये नहीं पहुँच पाता, ये इसकी कमी है। उसी प्रकार से आप देखें तो जो हमारा मध्य प्रदेश और यूपी बिहार वाला इलाका है, उड़ीसा वाला इलाका है, यहाँ पे 30 से 50% का जो खाद्यान्न है वो उनके लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खाद्य सब्सिडी का बोझ। खाद्य सब्सिडी की बोझ की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा लोक वितरण कार्यक्रम है इसके तहत जब बहुत ही सस्ते दामों पर लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है तो इसका बोझ जो होता है वो सरकार पर पड़ता है और फिर ये अप्रत्यक्ष रूप से जो आम जनता है उस पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। इस पूरे लोक वितरण प्रणाली की बात की जाए तो इस पूरे लोक वितरण प्रणाली को भारत जैसे विशाल देश में एक विशाल जनसंख्या के बीच में चलाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और जो संचालन तंत्र है जो इसको चला रहा है वो कहीं ना कहीं इसको 100% संचालित करने में असक्षम दिखाई पड़ता है। फिर है वितरण में धांधली और भ्रष्टाचार। आपने देखा होगा कि जो सरकारी राशन होता है, जो सरकार की तरफ से जो खाद्य सस्ते दामों में मिलता है वो कभी कभी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता और कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि वो जो राशन है वो राशन की दुकान तक भी नहीं पहुंच पाता और उसी के बीच में कहीं वो कालाबाजारी में या भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ जाता है। फिर है कीमतों में वृद्धि। लोक वितरण प्रणाली के तहत जो सरकार होती है वो किसानों से, उत्पादकों से खाद्यान्न खरीद लेती है। इस वजह से जो खाद्यान्न है उसकी बाज़ार में उपलब्धता कम हो जाती है और जैसा कि हमने पढ़ा है जब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है या उसकी उपलब्धता कम होती है तो जब उसकी उपलब्धता कम होती है उसकी कीमत फिर बाज़ार में बढ़ने लगती है। अब ये जो पूरी लोक वितरण प्रणाली हमने देखी, अब इसको सुधारने के लिए या इसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या क्या सुधार कार्य किए इसको हम देखते हैं। इसकी बात करूं तो सन 2001 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया कि वो जो बीपीएल सूची है उसमें लगातार संशोधन करें और जो नई संशोधित सूची है उसके बारे में लगातार जानकारी केंद्र सरकार को देते रहें।
नागरिक घोषणा पत्र 2004 में जारी किया गया। नागरिक घोषणा पत्र की बात करूं तो ये एक प्रकार का सरकार के द्वारा घोषणा पत्र, इसमें सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाएं, योजनाएं, उनके बारे में जानकारी होती है। तो इस घोषणा पत्र में सरकार के द्वारा लोक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले लाभों के बारे में भी चर्चा थी। फिर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको भी इस प्रणाली से जोड़ा गया। पंचायती राज संस्थानों से संबंधित या पंचायती राज संस्थाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी एक समिति बनाई गई जो इस प्रणाली की निगरानी करते और इसकी सूचना राज्य सरकार को समय समय पर देंगे। निगरानी हेतु क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों को भी नियुक्त की गई कि जो प्रत्येक 3 माह पर इसकी रिपोर्ट सरकार को देते। फिर 9 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। 9 सूत्री कार्यक्रम को हम देखते हैं। 9 सूत्री कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो इसे जुलाई 2006 में लाया गया। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जो बीपीएल परिवार हैं, जो अंत्योदय परिवार हैं, उनकी सूची की समीक्षा की गई और इसी के साथ जो फर्जी राशन कार्ड थे उनको पहचाना गया और इनको निरस्त किया गया। उसके बाद जो रिसाव है, जिस पूरी योजना के तहत जो लीकेज है उसको नियंत्रित करने के लिए या इस पूरी योजना को, इस पूरी प्रणाली को रिसाव मुक्त बनाने के लिए जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया। पंचायती राज्य के जो निर्वाचित भागीदारी थे उनकी एक निगरानी समिति गठित की गई जो इस पूरी प्रणाली की निगरानी करते। इसी के तहत जो 20 राज्य थे उन्होंने अपने खाद्यान्न के आवंटन की पूरी जानकारी दुकानवार, जिलावार पूरी जो जानकारी थी उसको अपने राज्य की वेबसाइट पर प्रकाशित किया। इसी के साथ इस 9 सूत्री कार्यक्रम के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि जो खाद्यान्न है वो दुकानों तक, यानी कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहाँ तक डिलीवर हो, वहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा स्तर है उसकी निगरानी हेतु निगरानी समिति का जो प्रशिक्षण है उसके लिए सरकार के द्वारा फंड प्रदान किया गया। 12वीं पंचीय योजना के तहत जो लोक वितरण कार्यक्रम है इसको कंप्यूटराइज करना सुनिश्चित किया गया। जैसा कि आपने देखा होगा, आज आप राशन की दुकान में जाते हैं तो आपको राशन की दुकान में राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने अंगूठे के निशान के द्वारा या रेटिना स्कैन के द्वारा, जिसे हम बायोमेट्रिक पहचान कहते हैं, इस पहचान के द्वारा आप अपना राशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना भी लेके आई। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना की अगर मैं बात करूं तो ये 1 जून 1997 को आरंभ हुई थी। जब ये आरंभ हुई थी तो इसके तहत 10 किलोग्राम प्रति माह प्रत्येक परिवार को दिया जाता था, जिसे 1 अप्रैल 2002 को 35 किलोग्राम प्रति माह तक कर दिया गया। सन 2000 में सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत लक्षित परिवारों को, यानी कि जो अत्यंत गरीब परिवार हैं, उनको 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल उपलब्ध करवाया। ये जो लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना थी इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, इसकी कुछ कमियां थी, उनको भी देख लेते हैं। पहला है खाद्य सहायता पर भार पड़ता। जैसे कि हमने देखा कि इसके तहत जो लक्षित परिवार हैं उन्हें 2 रुपये प्रति किलो और 3 रुपये प्रति किलो के दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि उत्पादन शुल्क यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट से भी बहुत नीचे था। इसकी वजह से जो सरकार है, जो सरकारी कोष है, उस पर अतिरिक्त भार पड़ता। फिर जो लक्षित लाभार्थी हैं उनकी पहचान एक कठिन कार्य है। भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी विशाल जनसंख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, विशेष तौर से ऐसे गरीब लोग जो एक निश्चित स्थान पर नहीं रह रहे हैं, उनको पहचानना कठिन है। उसके अलावा आपने देखा होगा जो गरीब तबके के लोग हैं वो कोई एक उद्योग या किसी एक व्यवसाय से भी नहीं जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने देखा
कि मौसम के हिसाब से अलग अलग व्यवसाय में जुड़ जाते हैं। जब कृषि का मौसम होता है तो खेतों में मजदूरी करते हैं, फिर उसके बाद कुछ शहरों में आके मजदूरी करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मौसम के हिसाब से वो अलग अलग व्यवसाय को अपनाते हैं। तो इस वजह से भी इनकी आय कितनी है ये निर्धारित करना मुश्किल है। जब इनकी आय हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो हमको ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाएगा कि ये बीपीएल के अंतर्गत आते हैं या बीपीएल के बाहर हैं। फिर है आय के स्तर की गणना करना। जैसे मैं आपको बताया कि जो गरीब तबका है, जो अत्यंत गरीब लोग, गरीबी की श्रेणी में जो लोग आते हैं या गरीबी की श्रेणी में लोग आते हैं, उनका जो व्यवसाय होता है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मौसम के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से अपने व्यवसाय को बदलते रहते हैं। उनकी आय का स्तर भी बदलता रहता है। तो इस प्रकार जब उनकी आय का स्तर बदलता रहता है तो उनको या उनकी आय को या माफ़ कीजिएगा, तो उनकी आय की गणना करना एक कठिन काम है। फिर है जाली कार्ड और भ्रष्टाचार। जैसा कि हमने देखा, सरकार 2 रुपये प्रति किलो और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो भ्रष्टाचार है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। लोग सस्ते दामों पर या जाली कार्ड या जाली दस्तावेज़ बनाकर सस्ते दामों पर खाद्यान्न खरीद लेते हैं और फिर उनको बाज़ार में महंगे दामों पर बेचने लगते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा खाद्य सुरक्षा को, पीडीएस को समझा और देखा कि उसके अंतर्गत क्या क्या कमियां हैं। सरकार ने उसको मजबूती देने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसको भी हमने देखा। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, घर पर रहें। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।